आज की इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक के भीतर जो चैप्टर हड़प्पा सभ्यता दिया गया है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसके थ्रू आउट आज हम हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में सीखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप इस और एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। इस और एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक के भीतर जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स दिए गए हैं, किस चैप्टर पे किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो मल्टीपल अप्रोच होता है, मल्टीपल जो एंगल होता है, वो भी आप सीख पाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता का पतन या अंत कैसे हुआ। तो आप बुक अपने सामने रखें, आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं। अगर आपके पास है तो बुक आप अपने सम्मुख रखें, अपने सामने रखें, और कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है या उससे क्वेश्चन कैसे किस एंगल से बन सकता है, ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है सिंधु संस्कृति का जो अंत, इसमें हेडिंग दिया गया है सिंधु संस्कृति का अंत यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, विकसित हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर ईसा पूर्व 2500 से 1900 के बीच मौजूद थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसको हाईलाइट करें। यहाँ पे आपको टाइमलाइन सीखने को मिल रहा है कि हड़प्पा जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उसकी टाइमलाइन कितनी कब से कब थी। ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1900 के बीच। विकसित हड़प्पा सभ्यता की जो टाइमलाइन है वो कब से कब तक है, ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1900 के बीच। ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1900 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें हाईलाइट करना है, ईसा पूर्व 19वीं सदी तक, ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हड़प्पा संस्कृत के दो महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है, पहले मैं इसको एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंडस सिविलाइजेशन के हड़प्पा सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण शहर थे, जिसमें एक हड़प्पा था जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, और एक मोहनजोदड़ो था जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 19वीं सदी तक ये दोनों महत्वपूर्ण शहर गायब हो जाते हैं, यानी इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अगर वहीं हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की, हरियाणा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में ईसा पूर्व 1500 तक यह खत्म होते होते जारी रही। वहीं अब आप यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1900 तक, 19वीं शताब्दी तक, 19वीं ईसा पूर्व 19वीं सदी तक गायब हो जाते हैं, यानी का पतन हो जाता है। लेकिन कौन से ऐसे शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के जो ईसापुर 1500 तक जारी रहते हैं, ईसापुर 1500 तक जारी रहते हैं। इसमें कौन सा आता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ से कैसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एक एंगल ये हो गया कि वो कौन, हड़प्पा सभ्यता के वो कौन से महत्वपूर्ण स्थल है जिनका पतन 19वीं ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हो जाता है, ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हो जाता है। उसमें एक हड़प्पा है और एक मोहनजोदड़ो है। दूसरा एंगल क्या होगा क्वेश्चन पूछने का, हड़प्पा सभ्यता के वो कौन से स्थल हैं जिनका पतन जो ईसा पूर्व 1500 तक जारी रहते हैं, यानी जिनका पतन ईसा पूर्व 1500 तक आते आते होता है, जो ईसा पूर्व 1500 तक जारी रहते हैं। उसमें कौन सा आ जाता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट कहा गया है, लेकिन अन्य स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हुए। तो और उसी के अंदर ये पॉइंट आपको बताया गया कि गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ईसा पूर्व 1500 तक या खत्म होते होते जारी रहा। यानी कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है जो 1500 ईसा पूर्व 1500 तक जारी रहे, यानी उनका पतन ईसा पूर्व 1500 तक आते आते हुआ। उसमें गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लेकिन दो महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनका पतन ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है इसमें नेक्स्ट पैसेज में। नेक्स्ट पैसेज
फर्स्ट पैसेज का हमने एनालाइज किया, इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन से रिलेटेड है। एक पॉइंट था टाइमलाइन से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट था कि कौन सा महत्वपूर्ण शहर किस टाइमलाइन तक जारी रहता है, दूसरा एंगल ये था। अब हम सेकंड पैसेज को डिस्कस करेंगे, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। यहाँ पे यदि हम देखें इस नेक्स्ट सेकंड पैसेज में लिखा गया है, इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। यानी ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है। अगर हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कोई एक कारण है, नहीं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मल्टीपल कारण है, कई कारण है। इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है, इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण हैं, मल्टीपल कारण है। जब आप किसी सभ्यता के पतन के कारण को आप पढ़ते हैं, जब आप किसी सभ्यता के पतन के कारण को पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस कारण में सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन है, महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। तो उस पर क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी आप यूपीएससी एग्जाम के, मैं 30 से 35 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस किया हूँ अपनी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के दौरान, 6 वर्ष की तैयारी के दौरान दिल्ली में रह करके जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 30 से 35 वर्ष का सॉल्व किया है, उसके बेसिस में मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी एग्जाम के, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब आप उन 4 ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4 के चारों सही हैं, लेकिन आपको उसमें से एक ही सेलेक्ट करना रहता है। कई क्वेश्चंस आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे कि जब आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 4 की 4 ऑप्शन सही हैं, 4 के 4 ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन आपको उसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको उसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो महत्वपूर्ण कारण होता है, जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, यानी जो वो फैक्ट सही होगा जो उन तीनों को कंटेन करता है। यानी जैसे हमने कहा हड़प्पा सभ्यता के कई कारण थे, तो हड़प्पा सभ्यता के कई कारण मतलब 4 कारण उसने आंसर में दे दिया, तो कौन सा आंसर सही होगा, वो आंसर सही होगा जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारण था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो आंसर सही होगा। तो 4 में से कौन इंपॉर्टेंट कारण है, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आंसर सही होता है। तो ये एंगल होता है। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट करें, इसके थ्रू आउट आपको सीखने को मिल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मल्टीपल कारण थे। अब हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण कौन था, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। पर्यावरण, आगे रामसर शर्मा ने आगे क्या लिखा है, पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या है, पर्यावरण। कैसे अब यहाँ पे आप देखिए, जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ने का अप्रोच भी यही होता है कि जब आप यहाँ, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट कह रहा है कि पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, आप इसको हाईलाइट करें। हड़प्पा सभ्यता और एनसीईआरटी रामसर शर्मा की बुक कह रही है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या हो सकता है, पर्यावरण। अब आपको ये देखना है कि कैसे, जब आपको ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारण पर्यावरण है, तो आपको ये भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम कह सकते हैं ये महत्वपूर्ण कारण है। आगे देखिएगा, हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों ईसा पूर्व 1700 के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हम कौन सा एंगल ढूंढ रहे हैं, वो एंगल ढूंढ रहे हैं कि पर्यावरण महत्वपूर्ण कारण कैसे है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का पर्यावरण महत्वपूर्ण कारण कैसे है, उसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या मिल रहा है, हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों ईसा पूर्व 1700 के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गई, अर्थात जलापूर्ति में कमी आई, यानी जल की आपूर्ति में कमी आई, जल की सप्लाई में, वाटर की सप्लाई में कमी आई जब हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में इन रिवर्स का इंपॉर्टेंस रोल था, महत्वपूर्ण रोल्स इन रिवर्स ने प्ले किया था। हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों ईसा पूर्व 1700 के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गई। तो जो यमुना और सतलज थी, ये दोनों रिवर्स सरस्वती या हकरा को वाटर सप्लाई करती थी, और इस सरस्वती या हकरा रिवर के थ्रू आउट इंडस हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पानी की सप्लाई होती थी। तो जब यमुना और सतलज ये दोनों रिवर्स सरस्वती या हकरा से दूर चली गई, तो
सरस्वती या हकरा को पानी की सप्लाई में कमी आई। तो जब पानी की सप्लाई में कमी आई तो उस सिविलाइजेशन, उस हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वाटर की कमी हुई। तो वाटर सप्लाई कमी होगी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में इरिगेशन, सिंचाई क्या होता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे कैसे ये हकरा, ये जो सरस्वती हकरा नदी है, ये कैसे सरस्वती और यमुना से, कैसे ये जो आपकी सरस्वती या हकरा रिवर है, ये कैसे यमुना और सतलज से दूर चली जाती है। इसका रीज़न एक जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेटों में मोशन के कारण, प्लेटों में मोशन के कारण, प्लेटों में किसके कारण होता, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ऐसा होता है, प्लेटों में मोशन के कारण। प्लेटों में मोशन, एक मोशन होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसको हम कन्वर्जेंट मोशन बोलते हैं। जब दो प्लेट्स आकर आपस में क्या आती है, टकराती है, एक नीचे की तरफ जिसकी डेंसिटी कम होती है नीचे की तरफ जाती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्या होती है, ऊपर होती है। और एक होता है दो प्लेटों का दूर जाना। एक मोशन, प्लेटों में मोशन कैसा होता है, अर्थ कई प्लेटों से मिल करके बना है। तो जैसे इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट से क्या है, टकराती, क्या करती है, इनके साथ कोलिजन होता है, टक्कर होता है। तो एक प्लेट क्या होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, छेपित होती है, धंसती है, और एक उसके प्लेट, एक प्लेट उसके ऊपर से ऐसे ओवरलैप होती है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होता है। और एक होता है प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, डाइवर्जेंट मोशन होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। एक होता है कन्वर्जेंट मोशन, जब दो प्लेटें अर्थ की, जब जो अर्थ है कई प्लेटों से मिला है। एक मोशन क्या है, कन्वर्जेंट, जब दो प्लेटें पास में आ रही हैं। एक होता है डाइवर्जेंट, जब दो प्लेटें क्या होती है, दूर जा रही हैं। तो इस प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है, प्लेटों का पास आना और प्लेटों का दूर जाना, इस कारण यहाँ से यमुना और सतलज जो है सरस्वती या हकरा से दूर हो गई। तो सरस्वती और हकरा से दूर होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो मोमेंट होता है, जिसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मोशन होता है, इसने इस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट मोशन जो होता है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटी के थ्रू आउट, जो आपकी हकरा या सरस्वती रिवर्स है, वो यमुना और जो है, यमुना और किस नदी से दूर हो गई, सतलज नदी से दूर हो गई। तो इस कारण से जो हकरा या सरस्वती रिवर्स है, उस रिवर को पानी को सप्लाई की कमी हुई। जब पानी की सप्लाई की कमी हुई तो इरिगेशन बाधित हुआ, सिंचाई बाधित हुआ, और जब सिंचाई बाधित हुआ तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, कृषि के प्रोडक्शन में क्या आई, कमी आई। और इंटर सिविलाइजेशन के ट्रेड का जो महत्वपूर्ण आधार था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। तो इस कारण से एक पॉइंट ये हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको हाईलाइट करें। इसी तरह उस दौरान वर्षा कम हो गई, उस दौरान वर्षा भी कम आई। अब आप एक तरफ देख रहे हैं कि रिवर के थ्रू, नदी के थ्रू पानी की सप्लाई में कमी आ रही है, दूसरा आप देख रहे हैं उस क्षेत्र में वर्षा में कमी आ रही है। तो वर्षा में कमी आने के पीछे कारण क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो वर्षा, जब हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सरप्लस होना, यानी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के ज़्यादा होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो ट्रेड की शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे ट्रेड भी बड़े पैमाने पर बढ़ता गया। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे हुआ था, एक तो वो इंडस रिवर के अलॉन्ग था, इंडस रिवर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक हकरा या सरस्वती नदी ने। दूसरा, उस क्षेत्र में वर्षा बड़े पैमाने पर होती थी, क्योंकि वो क्षेत्र जो पहले था वो घना जंगल था, वहाँ पे जो वनस्पति थे, पेड़ पौधे थे, वो बड़े पैमाने पर थे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे शहर विकसित होता गया तो पेड़ों की कटाई की जाने लगी। जब पेड़ों की कटाई की जाने लगी तो पेड़ों की कटाई होने से धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी हुई आई। यानी जब शहरों का विकास होने लगा, क्षेत्र बढ़ने लगा, तो पेड़ों की कटाई शुरू हुई। तो पेड़ों की कटाई शुरू होने से वर्षा की मात्रा में कमी आई, क्योंकि पेड़ों का, फॉरेस्ट का होना, जो पेड़ जो होते हैं वर्षा कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक पॉइंट है, यानी जो वर्षा पहले, जो फॉरेस्ट, जो घने जंगल पहले हड़प्पा के क्षेत्र में वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हीं फॉरेस्ट का, उन्हीं जंगलों की जब कटाई शुरू हो गई तो उसी के कारण हड़प्पा सभ्यता में वर्षा की मात्रा में कमी भी आई। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनजर कुछ लोग सिंधु में बांध निर्माण की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनजर, अब देखिए एक और क्या कारण बताया जा रहा है, बाढ़। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या बताया, बाढ़ बताया जा रहा है। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनजर कुछ लोग सिंधु में बांध निर्माण की बात करते हैं। ये कारक प्रतिकूल साबित हुए होंगे, लेकिन मानवीय गतिविधियों में असफलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो एक कारण क्या हो गया, बाढ़ की बात की जा रही है। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनजर कुछ लोग सिंधु में बांध निर्माण की बात करते हैं। ये कारक प्रतिकूल साबित हुए होंगे, लेकिन मानवीय गतिविधियों में असफलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। यानी और मानवीय गतिविधियां भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार है। तो बाढ़ जो होता है, जो बांध बनाया जाता है, बांध एक तो बांध का जो निर्माण किया जाता है, एक तो सिंचाई के पर्पज से किया जाता है, दूसरा क्या होता है, बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।
तो एक पॉइंट है कि बांध का टूटना भी बाढ़ का कारण होगा, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और हम मानवीय गतिविधियों की भी अनदेखी नहीं कर सकते, यानी और भी कारक है जो मानवीय गतिविधियों से रिलेटेड है, जैसे पेड़ों की कटाई करना, जैसे फॉरेस्ट की कटाई करना, जंगलों की कटाई करना, तो उस कारण से वर्षा की मात्रा में कमी आना, ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ह्यूमन एक्टिविटी होगी। अब आगे बात कर, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पैसेज की बात करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प की कला का व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कह रहा है कि इसको भी आप हाईलाइट करिएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादा दूर होने के कारण, जिस मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, ये मेसोपोटामिया आज का इराक और कौन है? सीरिया है। जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता प्रेजेंट थी, उसी समय हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी, मेसोपोटामिया, जो आज का इराक, जिसमें आज का इराक और क्या आता है? सीरिया आता है, जिसमें आज का इराक और क्या आता है? सीरिया आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प की कला और व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गए। आपको पता है किसी भी कंट्री, कोई भी देश आगे तब तक नहीं जा सकता जब तक वहाँ का व्यापारिक मूवमेंट यानी आर्थिक मूवमेंट ज़्यादा ना हो, ट्रेड ज़्यादा ना हो। जितना अधिक से अधिक देशों के साथ हमारा ट्रेड इस्टेब्लिश होगा, व्यापार होगा, व्यापारिक संबंध अच्छा होगा, उतना ही वो देश उतना ही आगे जाएगा। तो ऐसे में अगर हमारा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो मुहर है, मुहर के बारे में हमने आपको एक वीडियो में बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के कई मुहर मेसोपोटामिया में पाए जाते हैं, और हम जिस समय ये सीखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था और बड़े पैमाने पर व्यापारिक संबंध था, जिसने हड़प्पा सभ्यता के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ऐसे में जब व्यापारिक संपर्क टूटेगा, व्यापार में कमी आएगी, तो ऐसे में वो सभ्यता धीरे धीरे क्या होगी? पीछे जाने लगी। आज भी आप देख सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी कोई भी देश, चाहे जिस भी देश की आप बात करें, वो देश सबसे आगे होगा, वो देश सबसे आगे जाएगा जिसका व्यापारिक मूवमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। आर्थिक जिस कंट्री का व्यापार क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी जीडीपी अच्छी होगी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस कंट्री में ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है, डिमांड उस कंट्री की वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा है, उस कंट्री के मल्टीपल देशों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, तो वो कंट्री सबसे आगे जाएगा। यानी जितना आपका इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, जितना आपका व्यापारिक संबंध मजबूत रहेगा, जितना आप अधिक से अधिक देशों के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ही आपकी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन की डिमांड और भी कंट्री में रहेगी। तो इस प्रकार से कंट्री आगे जाएगी। और ऐसे में जब आपका सभी कंट्री के साथ व्यापारिक, अभी इंडिया का व्यापारिक संपर्क सभी कंट्री के साथ टूट जाए, मान लो कोई कंट्री इंडिया से व्यापार ना करे, कोई भी कंट्री अब इंडिया के साथ व्यापार नहीं करना चाहते, तो इंडिया फिर क्या होगा? पीछे आ जाएगा, बैक में आ जाएगा। इंडिया फिर आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। किसी भी कंट्री का, कोई भी देश किसी भी देश का पतन कैसे हो जाएगा? अगर किसी भी देश के व्यापारिक संपर्क को हम तोड़ दें। कोई भी देश अगर अपने व्यापारिक संपर्क को पूरे कंट्री से तोड़ देता है, विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं जिसके साथ व्यापारिक संपर्क तोड़ दें, तो धीरे उसका पतन होने लगेगा। तो व्यापार जितना ज़्यादा होता है, व्यापारिक मूवमेंट, जो व्यापार किसी भी कंट्री का मल्टीपल देशों के साथ जितना ज़्यादा होगा, वो कंट्री उतना ही आगे जाएगी। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया की ज़्यादा दूर होने के कारण, क्योंकि मेसोपोटामिया जो है इंडस सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सभ्यता से बहुत काफ़ी दूरी पे थी, और उस समय का कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था। आज हम हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। आज हमारे पास समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ हैं जिससे हम कम टाइम में उस दूरी को कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उस समय नहीं था। कम्युनिकेशन की कमी थी, ट्रांसपोर्ट की कमी थी, ट्रांसपोर्ट का परिवहन की कमी थी। तो एक पॉइंट है कि हो सकता है पतन का, क्योंकि व्यापारिक संपर्क एक टूटने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता से क्या था? काफ़ी दूरी पर था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया की ज़्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प की कला का व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लापिस लाजुली। लापिस लाजुली के बारे में हमने बताया था, ये कीमती पत्थर होते हैं। ये कीमती पत्थर होते हैं जो जिसमें शीशे के सेल की चमक होती है। इसका जो हड़प्पा से बताया कि जो संपन्न वर्ग के लोग होते थे, जो हायर क्लास के लोग होते थे, उच्च हायर लेवल क्लास के लोग होते थे, वो इसको यूटिलाइज करते थे। और आपको बताया था कि लापिस लाजुली का जो अफगानिस्तान क्षेत्र था, अफगानिस्तान के साथ भी भारत का व्यापारिक संबंध अच्छा था। तो अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, अब अफगानिस्तान का एक क्षेत्र क्या था? अफगानिस्तान का हम एक क्षेत्र को लापिस लाजुली के नाम से जानते हैं, जो कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। लापिस लाजुली कामा मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था। लापिस लाजुली मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से कहाँ से होता था? एलाम से होता था।
जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था, जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था। यहाँ पे एक लोकेशन की बात हो रही है, एलाम। एलाम की बात हो रही है। लापीस लाजुली, मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था। एलाम से होता था। और जो एलाम है कहाँ पे स्थित था? एलाम से होता था, जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था, जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। ये जो एलाम है, ये जो एलाम एक महत्वपूर्ण स्थल है। पहले जानवे कहाँ पे एक्सपेंडेड था? ये जो एलाम महत्वपूर्ण स्थल है, ये मेसोपोटामिया के पूर्व में स्थित था। ये मेसोपोटामिया के पूर्वी सीमा पर स्थित था और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। यानी जो एलाम है, एलाम जो है प्रेजेंट टाइम में एलाम किस कंट्री में स्थित है? ईरान में स्थित है। जो एलाम लोकेशन की बात हो रही है, एलाम महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर यह महत्वपूर्ण स्थल था जिसके साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। जो एलाम है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? ईरान में है। ईरान में उस समय ये मेसोपोटामिया के पूर्व में था और ईरान के काफ़ी हिस्से में क्या था? फैला हुआ था ये एलाम। इस एलाम के साथ हड़प्पा सभ्यता का क्या क्या व्यापार होता था? लापीस लाजुली, मोती इत्यादि राजशाही, जो लापीस लाजुली, जो कीमती पत्थर होते हैं, ये मोती होते हैं, ये इत्यादि राजशाही वस्तुओं का, ये वस्तुएं किसी थी? राजशाही वस्तुओं का व्यापार। राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था। ये वस्तुएं कौन यूटिलाइज करता था? राजशाही वर्ग के लोग। वही हमने कहा हायर क्लास के लोग इसको यूटिलाइज करते थे। ईसा पूर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको आप हाईलाइट करना। आगे कह रहा है ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तो एलाम का हड़प्पा सभ्यता के लिए क्या इंपॉर्टेंस था ये बता रहा है। एलाम का हड़प्पा सभ्यता के लिए क्या इंपॉर्टेंस था ये बताया जा रहा है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री का मेसोपोटामिया में आयात निर्यात बाधित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक पॉइंट तो एलाम का इंपॉर्टेंस बताया, अब बता रहा है कि कैसे, क्यों जो है ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए रिस्पॉन्स क्यों जिम्मेदार, ये हड़प्पा सभ्यता के लिए पतन के लिए जिम्मेदार क्यों? ये इस तरह कह रहा है ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री का मेसोपोटामिया में आयात निर्यात क्या हुआ? बाधित हुआ। ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री का मेसोपोटामिया में आयात निर्यात क्या हुआ? बाधित हुआ। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा था और इस मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच एक शक्तिशाली राज्य का डेवलपमेंट होता है। एलाम एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है और ये मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच जो व्यापारिक संबंध था उसमें ये बाधा उत्पन्न करता है। उसमें क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है, जिससे हड़प्पा का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक पॉइंट ये हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको हाईलाइट करेंगे। साथ ही हड़प्पन बस्तियों में मेसोपोटामिया से टीन सहित अन्य वस्तुओं का भी आयात निर्यात बाधित हो गया। अब आपको पता है हड़प्पा सभ्यता कांस्य सभ्यता थी जहाँ पे तांबे और टीन के मिश्रण से भी वस्तुओं को तैयार किया जाता था। तो हम जो टीन है कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। टीन का हम हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से करते थे। तो ऐसे में इस एलाम के उभरने से क्या हुआ? साथ ही ये तो नहीं, सॉरी, ये एलाम से रिलेटेड नेक्स्ट, ये उससे रिलेटेड अलग पॉइंट है। कह रहा साथ ही हड़प्पन बस्तियों में मेसोपोटामिया से टीन सहित अन्य वस्तुओं का भी आयात निर्यात बाधित हो गया। अब देखिए, जब एलाम एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा तो जो टीन का आयात हम मेसोपोटामिया से करते थे, अफगानिस्तान से भी टीन का आयात होता था और मेसोपोटामिया से, तो जो मेसोपोटामिया से हम टीन का आयात करते थे, अब उसकी सप्लाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कम हुई। अब उसकी सप्लाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या हुई? कम हुई। तो एक पॉइंट ये हो गया पतन का, यानी इससे कांस्य निर्मित वस्तुओं में कमी आई होगी। इससे कांस्य निर्मित जो तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है उसकी निर्मित वस्तुओं में कमी आई होगी। तो एक कारण ये हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे देखते हैं। हड़प्पा क्षेत्र में कठोर पदार्थों खासकर पत्थर के मोती बनाए गए और बाहर भेजे गए। मेसोपोटामिया के निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में समस्या आई। तो सिंपल सी बात है, अब जब व्यापार में कमी आएगी तो उस व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, उस व्यापार से जुड़े जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। अगर व्यापार में कमी आ रही है तो उस व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, उससे जुड़े जो लोग हैं वो सभी लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? मेसोपोटामिया की निर्यात में गिरावट से
उनके कारीगरों की आजीविका में समस्याएं। हड़प्पा सभ्यता के कारीगरों की आजीविका की में समस्याएं, यानी जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, अब वो वस्तुएं जो प्रोडक्शन हो रही है हड़प्पा सभ्यता में, अब वो मेसोपोटामिया नहीं जा पा रही है, अफगानिस्तान नहीं जा पा रही है, ईरान नहीं जा पा रहा है। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रोडक्शन हो रहा है वस्तुओं का, अब वो जब मेसोपोटामिया में नहीं जा रहा है और देशों में नहीं जा पा रहा है, तो इससे उन वस्तुओं की डिमांड कमी होगी, मांग कमी होगी, सप्लाई, जब उनकी मांग कमी होगी तो अब वो जो वस्तु प्रोडक्शन किया जा रहा है अब उसके प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। तो प्रोडक्शन आप क्यों करोगे जब उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी। किसी वस्तु की जब डिमांड ही कम हो जाएगा, किसी वस्तु की जब डिमांड में कमी आ गई, मांग में कमी आ गई, तो आप उसका प्रोडक्शन क्यों करोगे, उसका उत्पादन क्यों करोगे, क्योंकि जब वो बिकेगा ही नहीं। तो इससे जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो जो प्रोडक्शन करने वाले लोग, जो उसमें किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने में जो कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसका प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा, वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे में वो जो इंडस्ट्री धीरे धीरे उसमें घाटे में जाएगी। तो अगर इंडस्ट्री घाटे में जाएगी, जब इंडस्ट्री घाटे में जाएगी तो उससे जो जुड़े लोग हैं उनके भी इनकम में कमी आएगी। तो इस प्रकार से कारीगर, व्यापारी वर्ग, ये सभी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। मेसोपोटामिया के निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में समस्या। तो सिंपल सी बात है। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि अभी भारत के व्यापार को सभी देशों से बंद कर दिया जाए, अभी आप देखेंगे क्या कंडीशन होगी, सभी की आजीविका प्रभावित होगी, सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह सिंधु घाटी में टीन की आपूर्ति बाधित होने से कांस्य बनाने वाले निपुण कारीगर को भी बड़ा झटका लगा। अभी हमने आपको कहा, अब जब मेसोपोटामिया से टीन हड़प्पा सभ्यता में नहीं आ पा रहा है, अब जब मेसोपोटामिया से टीन हड़प्पा के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो जो टीन का प्रयोग, तांबे और टीन का प्रयोग करके जो कांस्य की वस्तुएं तैयार की जा रही है, उसको तैयार करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो कारीगर हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस तरह सिंधु घाटी में टीन की आपूर्ति बाधित होने से कांस्य बनाने वाले जो कारीगर थे उनको भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब जब उनको मिलेगा नहीं टीन तो कैसे प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल नहीं होगा, बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो उनको इनकम नहीं हो पाएगी, आमदनी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अब वो क्या होंगे, किसी अदर आजीविका की तरफ वो टेंड कर जाएंगे, अब किसी और मूवमेंट में, किसी और एक्टिविटी में लग जाएंगे वो। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है मेसोपोटामिया के निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में कमी आई। तो मेसोपोटामिया के निर्यात में कमी कैसे आ रही, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सभ्यता का, इंडस सिविलाइजेशन का जो व्यापारिक संबंध वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। उसमें एक कमजोर होने का टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ईरान में एलाम का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आपने हाईलाइट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, हड़प्पा के सभ्यता के पतन का लास्ट पॉइंट है। अब आपने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता के मल्टीपल कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के आपको मल्टीपल कारण देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन को आपको मल्टीपल कारण देखने को मिलते हैं। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ, मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अवसाद वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अवसाद वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति क्या हुआ, का ह्रास हुआ। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अवसाद वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो ये मल्टीपल कारण आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। आई होप डेट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।